हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझ को व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए संकेत यानी ये जो हमारा संकेत है इसको क्या पढ़ते हैं और इसका कहाँ यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज की वीडियो का वो है संकेत। ये संकेत देखिए, ये संकेत आप इसको क्या पढ़ते हैं तो आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं एप्सिलॉन, या इसी को आप क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन। तो ये जो आपका संकेत है एप्सिलॉन कहें या एप्सिलॉन कहें, इंग्लिश इसका यदि देखा जाए तो EPSILON एप्सिलॉन। तो हम लोग इस चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए हमारा जो टॉपिक है कि संकेत एप्सिलॉन तथा। अब इसको क्या पढ़ेंगे सो देखते हैं। देखिए ये आपका एप्सिलॉन लिख करके आपने, चूंकि ये चिन्ह हमारा क्या है एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन, और इसको आपने क्या कर दिया काट दिया, तो इसको कहेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट। क्या कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। जो कहें आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, अंग्रेजी एप्सिलॉन ही होगा। फिर दूसरा है एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन का चिन्ह देके हमने काट दिया, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट। तो संकेत एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट का अर्थ, इसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या होता है वो समझेंगे। अंग्रेजी में मीनिंग मतलब होता है अर्थ, ऑफ का अर्थ, किसका अर्थ तो सिंबल यानी संकेत। किस संकेत का अर्थ एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये चिन्ह आया कहां से। देखिए ये जो आपका एप्सिलॉन का चिन्ह है ये ग्रीक अल्फाबेट का 5वां अक्षर है। ग्रीक अल्फाबेट यानी कहने का मतलब हुआ ग्रीक वर्णमाला। ग्रीक वर्णमाला का 5वां अक्षर है। 5वां अक्षर है, ठीक है। जैसे हम लोगों के यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट चलता है ABCDEFGHIJKLM कहाँ तक जेड तक, उसी तरह ग्रीक अल्फाबेट भी है एक, उसका अपना एक अल्फाबेट है, ठीक है। हम लोगों में कितने अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं। ए से लेकर के जेड तक में कितने अक्षर होते हैं 26 अक्षर। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो है 26 लेटर्स होते हैं, मतलब 26 अक्षर होते हैं, लेकिन ग्रीक अल्फाबेट में 24 लेटर्स होते हैं, 24 अक्षर होते हैं। और इसका यूज फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या यूज करते हैं, मान लीजिए फिजिक्स में या गणित में जैसे थीटा यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं, और ये सभी जो है आपका क्या है ग्रीक अल्फाबेट का ही लेटर है, ठीक है। तो ये आपका एप्सिलॉन भी जो है ये ग्रीक अल्फाबेट का 5वां अक्षर है। हम लोगों का 5वां अक्षर कौन है ABCDE, हम लोगों का 5वां अक्षर E है, लेकिन उसका जो 5वां अक्षर है वो एप्सिलॉन ही है। किसका तो ग्रीक अल्फाबेट का। तो हम लोगों ने समझा कि ये एप्सिलॉन जो है ग्रीक अल्फाबेट का 5वां अक्षर है, जिसका यूज जो आपका समुद्र चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। ग्रीक अल्फाबेट में कुल 24 अक्षर होते हैं, ठीक है, और हम लोगों में 26 अक्षर होते हैं। अब ग्रीक अल्फाबेट में भी कैपिटल लेटर होता है। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा अक्षर, और स्मॉल लेटर यानी छोटा अक्षर। जैसे हम लोगों में ए बड़ा अक्षर और ए छोटा अक्षर इस तरह होता है, उसी तरह 24 अक्षर जो होते हैं ग्रीक अल्फाबेट में, उसमें भी एक बड़ा एक छोटा दोनों तरीके से उसमें भी लिखा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं, बस 1 से लेकर 5 तक ही देखेंगे, एप्सिलॉन तक देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए तो हम लोग दोनों का एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि आखिर क्या है कैसे है, सो समझते हैं। तो देखिए एक तरफ हम लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं ग्रीक अल्फाबेट। इसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, और इसमें जो है आपका 24 लेटर्स होते हैं। फिर इसमें जो है एक कैपिटल भी होता है, मतलब बड़ा अक्षर होता है कैपिटल लेटर्स, और एक होता है स्मॉल लेटर्स छोटा अक्षर स्मॉल लेटर्स। उसी तरह इसमें भी, इसी को हम लोग कहते हैं अपर केस लोअर केस। उसी तरह इसमें भी है कैपिटल लेटर्स
और एक है स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। क्लियर है? अब देखिए हम लोगों का बड़ा अक्षर पहला जो होता है ए होता है, छोटा अक्षर ए होता है, लेकिन उसका जो बड़ा अक्षर होता है ये ए की तरह ही होता है, ठीक है। और छोटा अक्षर जो है इसका ये आपका इस तरह होता है, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? अल्फा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसका पहला अक्षर जो होता है उसको हम लोग अल्फा पढ़ते हैं। हम लोग ए पढ़ेंगे अपने अक्षर को, और वो लोग क्या करेगा? बड़ा अक्षर अल्फा इस तरह लिखेगा और छोटा अक्षर अल्फा इस तरह लिखेगा। फिर हमारा जो है दूसरा अक्षर बी होता है, बड़ा अक्षर इस तरह, छोटा अक्षर इस तरह, और उसका दूसरा अक्षर जो बी की तरह ही है, छोटा अक्षर इस तरह होता है, लेकिन इसको वो लोग पढ़ता है बीटा। क्या पढ़ता है? बीटा, BETA, बेटा नहीं पढ़ना है। दूसरा अक्षर जो है उसका क्या हुआ? बीटा हुआ, अल्फा फिर बीटा, ठीक है। फिर हम लोगों का तीसरा अक्षर क्या होता है? सी, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर इस तरह, लेकिन उसका तीसरा अक्षर जो होता है वो होता है गामा। इसको क्या पढ़ते हैं? गामा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गामा, स्मॉल लेटर इस तरह होता है, यानी गामा, गामा, ठीक है। तीसरा अक्षर गामा। हम लोगों का चौथा अक्षर डी होता है, डी होता है इस तरह, और उसका जो है चौथा अक्षर जो होता है ये इस तरह होता है, बड़ा अक्षर, और छोटा अक्षर इस तरह होता है, और इसको पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा, डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। फिर हमारा जो पांचवा अक्षर होता है ई होता है, छोटा अक्षर ई, और उसका जो होता है वो होता है ई की तरह ही बड़ा अक्षर, और छोटा अक्षर आपका ई की तरह, और यही आपका चिन्ह, इसी चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन या एप्सिलॉन। तो कहने का मतलब हमको इससे काम है, इसी का यूज करना है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला उसका अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा और पांचवा एप्सिलॉन जो है ये पांचवा अक्षर है ग्रीक अल्फाबेट का। तो अब हम लोग भूलेंगे नहीं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले एक समुच्चय का उदाहरण लेते हैं, फिर उसी के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोगों ने समुच्चय के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया। मान लीजिए आपने पढ़ा था कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। मान लीजिए एक कोई समुच्चय लेते हैं जिसमें हम लिखे 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 तक ही लेते हैं। अब देखिए ये सारा जो है कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये पांचों जो है इस समुच्चय का क्या है? सदस्य है, अवयव है, तत्व है। हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो ये सभी जो हैं समुच्चय एक के क्या है? सदस्य हैं, तत्व हैं, अवयव हैं। तो इसको जब आप लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं कि एक जो है किसका? समुच्चय ए का सदस्य है, समुच्चय ए का सदस्य है या तत्व है, जो लिखना है लिखिए, ठीक है। फिर 2 क्या है? समुच्चय ए का सदस्य है, 2 समुच्चय ए का सदस्य है, सदस्य है, ठीक है। फिर हम लोग क्या कहेंगे? 3 भी ए का समुच्चय है, ये सॉरी सदस्य है, 3 समुच्चय ए का सदस्य है, समुच्चय ए का सदस्य है, अवयव है, तत्व है, जो लिखना है। फिर उसी तरह 4 समुच्चय ए का सदस्य है, फिर 5 भी आपका समुच्चय ए का सदस्य है। अब इतना जो है हम लिखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसी चीज को एक सिंबल की सहायता से बतलाएं ताकि सामने वाला समझ जाए सिंबल की मदद से कि हाँ एक जो है ए का समुच्चय है। तो जब हम सिंबल की सहायता से इसी चीज को दिखलाना चाहेंगे तब वहां किसका यूज करेंगे? एप्सिलॉन का यूज करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक जो है पहले लिख देंगे 1 और इस एप्सिलॉन का चिन्ह दे देंगे, और किसका? ए का। इसका मतलब हम समझ जाएंगे एक सदस्य है समुच्चय ए का। इधर वाला हमेशा समुच्चय होगा और ये हमेशा क्या होगा? अवयव होगा, तत्व होगा या सदस्य होगा। क्लियर है? समझ गए? अब देखिए, अब हम लोग इसी को हम लोग, अब दूसरा क्या होगा? 2 जो है किसका सदस्य है? ए का। तो 2 सदस्य है ए का, ठीक है, यानी 2 समुच्चय ए का सदस्य है, 2 समुच्चय ए का, इसका मतलब हुआ 2 सदस्य है किसका? समुच्चय ए का। फिर 3 देखिए, 3 ए का सदस्य है तो इसको लिख सकते हैं 3, ये एप्सिलॉन का चिन्ह ए, यानी 3 सदस्य है समुच्चय ए का, यानी 3 समुच्चय ए का सदस्य है। उसी तरह आप लिख सकते हैं 4 जो है सदस्य है समुच्चय ए का, फिर 5 जो है सदस्य है समुच्चय ए का। तो इस तरह हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये सदस्य है, अवयव है, तत्व है किसका? ए का। इधर वाला हमेशा समुच्चय होगा और इधर वाला क्या होगा? तत्व होगा, अवयव होगा। अब हम लोगों ने समझ गया कि एप्सिलॉन का यूज कहाँ किया जाता है। तो कोई अवयव या तत्व
किसी समुच्चय का सदस्य है, इस बात को बतलाने के लिए ही आप एप्सिलॉन का यूज करते हैं। क्लियर है। अब इसको पढ़ते क्या है, इसको हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि हाँ 1 या 1 एप्सिलॉन ए, 2 एप्सिलॉन ए, 3 एप्सिलॉन ए, ये नहीं पढ़ने वाले। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, सो देखते हैं। देखिए तो आपका जो है, मान लीजिए आपने लिखा इसको, एक जो है सदस्य है ए का, एक एप्सिलॉन ए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे 1, यानी 1, इसको क्या पढ़ेंगे 1, और इस चिन्ह को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये क्या है आपका एक कोई खास समुच्चय है, द सेट ए। द हमने इसलिए लगाया क्योंकि आप इस समुच्चय के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, मतलब ये आपके लिए खास समुच्चय है, ठीक है, यानी वेल नोन है समुच्चय, इसलिए द लगाए। तो इसका मतलब है एक, और इस चिन्ह को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है से संबंधित होना, से संबंधित होना या से संबंध रखना। इसका मतलब क्या होता है, से संबंध रखना, संबंध रखना। जैसे मान लीजिए आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप कहते हैं कि आई बिलोंग टू बिहार, मतलब मेरा संबंध कहां से है, बिहार से। आई बिलोंग टू इंडिया, दूसरे देश में चले गए, वो आपसे पूछा तो आप बोलेंगे कि आई बिलोंग टू इंडिया, मतलब वो समझ जाएगा कि आपका संबंध इंडिया से है। तो जब संबंध बताते हैं तब आप किसका यूज करते हैं, बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। और बिलोंग्स टू का जो ये आपका सिंबल है ये है, तो इसका मतलब हुआ 1 बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू, और ये द सेट ए, इसका मतलब हुआ एक संबंधित है सेट ए से, मतलब एक का संबंध समुच्चय ए से है, मतलब एक जो है सदस्य है समुच्चय ए का। क्लियर है, समझ गए। आगे और भी देखते हैं 1-2 उदाहरण। अब देखिए आपका क्या है, तो जैसे 2 सदस्य है एक का, तो 2 इस चिन्ह को हमने दिया, और एक क्या पढ़ेंगे इसको, तो पढ़ेंगे 2, यानी क्या 2, इस चिन्ह का मतलब बिलोंग्स टू, बिलोंग्स BELONGS बिलोंग्स टू, और ये द सेट ए, द सेट ए, इसका मतलब हुआ कि 2 संबंधित है सेट ए से, मतलब 2 का संबंध समुच्चय ए से है, यानी 2 सदस्य है समुच्चय ए का। क्लियर है। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 2, यानी 2 बिलोंग्स टू ए, समझ गए। और इसका यूज कहां किया जाता है, जब कोई, यानी जब ये इसका सदस्य है तभी इसका यूज किया जा रहा है। क्लियर है, समझ गए। तो हम लोगों ने अच्छी तरह समझा इसको क्या पढ़ते हैं, कहां यूज करते हैं। अब देखिए इसका हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या लिखेंगे कि कोई अवयव या तत्व, कोई अवयव या तत्व किसी समुच्चय का सदस्य या तत्व है, इस बात को संकेत के रूप में बतलाने के लिए या सीधे लिख सकते हैं इस बात को बतलाने के लिए, इस बात को बतलाने के लिए संकेत किसका, तो एप्सिलॉन का प्रयोग या इस्तेमाल, जो कहें एप्सिलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका यूज कहाँ होता है हम लोग समझ गए। और इसको क्या पढ़ते हैं, तो वही हमने लिखा कि कोई अवयव या तत्व, जैसे एक जो है अवयव या तत्व है किसका, एक का है, तो इसी बात को, तो कोई अवयव या तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है, ठीक है, सदस्य या तत्व है, इस बात को बतलाने के लिए संकेत एप्सिलॉन का यूज किया जाता है। यदि है सदस्य है तो इसी बात को आप संकेत के रूप में बतलाने के लिए किसका यूज करेंगे, एप्सिलॉन का यूज करेंगे। इसलिए हमने लिखा है, वही चीज लिखा है कि कोई अवयव या तत्व या सदस्य किसी समुच्चय का सदस्य या तत्व है, ठीक है, समझ गए ना। इस बात को बतलाने के लिए संकेत एप्सिलॉन का यूज किया जाता है। जैसे ये एक अवयव है और ये अवयव है किसका, तो ए का, या यूं कहें कि ये एक वस्तु है, चूंकि समुच्चय का निर्माण वस्तु से होता है, और ये एक वस्तु है लेकिन ये वस्तु किसका सदस्य है, ए का है। इसी बात को बतलाने के लिए एप्सिलॉन का यूज किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का यूज कहां किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई अवयव या तत्व किसी समुच्चय का सदस्य, इस बात को बतलाने के लिए जब आप एप्सिलॉन का यूज करते हैं, तो जब सदस्य नहीं होगा तो उसमें एप्सिलॉन नॉट का यूज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए बराबर हमने दिया कि 1 2 3 4 मान लीजिए, ठीक है, और हम लिख रहे हैं कि 5 के बारे में। देखिए 5 कहीं सदस्य है ए का,
नहीं है। तो अगर पूछा जाएगा 5 के बारे में तो हम कहेंगे 5 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। समुच्चय यानी ये 5 जो है समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। जैसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि मैं अमेरिका का सदस्य नहीं हूं, मतलब मैं अमेरिका से बिलोंग नहीं करता हूं। तो इसी बात को बतलाने के लिए जब कोई अवयव या तत्व किसी समूह का सदस्य नहीं हो, इसी बात को बतलाने के लिए आप एप्सिलॉन नॉट का यूज कीजिएगा। इसी चीज को जब आप संकेत में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, तो 5 ये एप्सिलॉन नॉट ए, मतलब 5 सदस्य नहीं है ए का। क्या है, 5 सदस्य नहीं है ए का, मतलब समुच्चय ए का ये क्या होता है, आपका सदस्य होता है, तत्व होता है अवयव, और ये समुच्चय होता है। तो हम इसी चीज को हम लोग संकेत में इस तरह लिख सकते हैं और पढ़ेंगे इसको क्या, तो 5 इसको पढ़ेंगे। अब डज नॉट, क्या पढ़ेंगे, डज नॉट। अब ये संबंध नहीं है इसका, डज नॉट बिलोंग टू, इसको क्या पढ़ेंगे, डज नॉट। चूंकि ये निगेटिव में आ जाएगा, टेंस पढ़े हैं उसमें पढ़े होंगे, ठीक है, ये आपका निगेटिव में हो जाएगा, इस चीज को पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। अब क्या, द सेट ए, द सेट ए, इसका मतलब हुआ कि 5 का संबंध नहीं है किससे, समुच्चय ए से, मतलब 5 जो है संबंध नहीं रखता है समुच्चय ए से, मतलब 5 जो है समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। समझ गए, कोई दिक्कत, समझ गए ना। आगे बढ़ते एक और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी तरह हम यदि लिखें 6 के बारे में, चूंकि आपका 5 कहीं दिख नहीं रहा था ए में तो 5 सदस्य नहीं है, ठीक है। उसी तरह यदि हम 6 की बात करें, 6 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, चूंकि समुच्चय ए में 6 नहीं है, समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। तो ये हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम लोग संकेत में लिखेंगे। तो 6 एप्सिलॉन नॉट ए, इसको पढ़ेंगे क्या, तो 6 डज नॉट, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे डज नॉट, डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू द, मतलब इस चिन्ह को पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू, और इसको द सेट ए। अब इसी को हम लोग कह सकते हैं, डज नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डजंट, डजंट भी लिख सकते हैं, मतलब 6 डजंट बिलोंग टू द सेट ए। क्या लिखेंगे, 6 डजंट बिलोंग टू द सेट ए, मतलब 6 का संबंध नहीं है किससे, सेट ए से, यानी इसका मतलब हुआ 6 का संबंध नहीं है किससे, सेट ए से, मतलब 6 जो है संबंध नहीं रखता है सेट ए से, क्योंकि 6 जो है समुच्चय ए में मौजूद नहीं है, मतलब 6 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, मतलब 6 सदस्य नहीं है समुच्चय ए का। जैसे हम लोग बोलेंगे आई डू नॉट बिलोंग टू अमेरिका, मतलब मेरा अमेरिका से संबंध नहीं है, मैं वहां से बिलोंग नहीं करता हूं। समझ गए ना। तो इस चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कहां यूज करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। समझ गए। जैसे एक सिंपल उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि आपका एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे हम यदि बात करें कि लाहौर, क्या करें, लाहौर, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, मान लेते हैं यहां इंडिया लिखा, इसका क्या मतलब हुआ कि लाहौर का संबंध इंडिया से नहीं है, मतलब लाहौर इंडिया में नहीं है, यानी इसका मतलब हुआ लाहौर डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। इंडिया क्या हुआ, इस चिन्ह का मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग टू, मतलब लाहौर का संबंध नहीं है किससे, इंडिया से, मतलब लाहौर जो है इंडिया का सदस्य नहीं है। समझ गए ना। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के लिए लिखेंगे कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य नहीं है, इस बात को बतलाने के लिए संकेत एप्सिलॉन नॉट का यूज या संकेत एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का यूज कहाँ होता है, क्योंकि इस पर जो है प्रश्न भी आपका पहले चैप्टर में दिया हुआ है, तो वो हम लोग देखें। क्लियर है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है कि कुछ विशेष समुच्चयों मतलब कुछ स्पेशल सेट्स, विशेष का मतलब हुआ स्पेशल सेट्स के लिए मानक संकेत। मानक संकेत का मतलब हुआ स्टैंडर्ड नोटेशंस। स्टैंडर्ड नोटेशंस का मतलब हुआ कि ये हम लोग इस चैप्टर में कुछ वैसे सिंबल यूज करेंगे जो क्या होगा, जब भी कहीं यूज करेंगे तो उसका स्पेशल ही नोटेशंस यूज करेंगे, सब जगह उसका यूज नहीं करेंगे, मतलब स्पेशल रहेगा। कुछ समुच्चयों के लिए स्पेशल रहेगा। कैसे वो समझते हैं। तो स्टैंडर्ड नोटेशंस मानक संकेत फॉर सम मतलब कुछ स्पेशल सेट्स, कुछ स्पेशल सेट्स मतलब कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत स्टैंडर्ड नोटेशंस। जब भी इस चैप्टर में ये नोटेशंस सिंबल आएगा तो हम लोग जिसके लिए वो यूज हुआ है वही समुच्चय हम लोग मानेंगे, दूसरा कोई समुच्चय नहीं मानेंगे। ठीक है, अपने मन से। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसमें यह भी देखा था, मतलब हमने ये भी बताया था कि आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, मतलब स्पेशल सेट्स के लिए ही यूज उसका होगा, सब जगह उसका यूज नहीं होगा। तो वही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला। जैसे मान लीजिए हम एक एन की बात करें, यदि आप बड़े अक्षर एन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपका एन का मतलब होता है सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये आपका स्पेशल नोटेशन हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया। किसके लिए? सिर्फ इसी के लिए। मतलब जब भी सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात होगी तो बड़े अक्षर एन को ही यूज किया जाएगा। एन का ना कहीं दूसरे जगह यूज करेंगे और ना इसके जगह किसी और का यूज करेंगे, मतलब इसके लिए स्पेशल है। जैसे यदि हम एन बराबर लिख दें, मान लीजिए 2 1 3 5 7 कुछ भी लिख दें तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो जाएगा, क्योंकि n जो है रिजर्व है किसके लिए? सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए। तो हम लोग उसी में यूज करेंगे और कहीं इसका यूज नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? तो n का मतलब हुआ सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और n का मतलब क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह। एन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो इसीलिए पहला अक्षर क्या लिया गया? एन लिया गया। क्लियर है? तो एन का मतलब हुआ सिर्फ सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है इसके लिए। क्लियर है? समझ गए ना? तो हम लोग सब जगह इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एन यूज करेंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आगे हम लोग देखते हैं, इसलिए हमारा हेडिंग ही था कि कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत। आगे देखते हैं, एन के बाद क्या आता है? एक डब्लू आता है। डब्लू का मतलब होता है सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो डब्लू का मतलब हुआ कि सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, मतलब कहां से शुरू होता है पूर्ण संख्या? 0 1 2 3 4 5 6, ये चलता रहता है। सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये स्पेशल हो गया, इसके लिए सब जगह यूज नहीं करेंगे। डब्लू क्यों? क्योंकि होल नंबर्स, ये पूर्ण संख्या का अंग्रेजी क्या होता है? होल नंबर्स। इसके लिए इसका पहला अक्षर लिया गया है। ठीक है, होल नंबर्स। अब उसके बाद आपका आता है पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक के लिए आई या जेड इसका यूज किया जाता है। आई या जेड का मतलब होता है सभी पूर्णांकों का समुच्चय। सभी पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब जब भी सभी पूर्णांकों के समुच्चय को आप दर्शाना चाहेंगे तो आई या जेड यूज कीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि आई या जेड का मतलब क्या हुआ? आई या जेड का मतलब हो गया कि जितना भी आपका माइनस में संख्या भी होगा, प्लस में भी होगा और जीरो भी होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से लिया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह ये चलता रहेगा। तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाई, और इसको हम लोग जेड या आई से सूचित करते हैं। समझ गए ना? तो सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो डब्लू से सूचित किया जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत? और आई या जेड का मतलब सभी पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए आई क्यों? क्योंकि पूर्णांक का अंग्रेजी होता है इंटीजर्स, इसीलिए आई यूज किया गया। आप कहिएगा जेड क्यों? देखिए जेड जो होता है, जेड जो है इसका मतलब होता है जेहलिन। क्या होता है? जेहलिन। और इसका भी मतलब होता है इंटीजर्स ही, इंटीजर्स। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक का जो सबसे पहले इसको जो यूज किया गया था, इसका जो खोज हुआ वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो जर्मनी में जब यूज हुआ था तो वहाँ के जो गणितज्ञ थे LNGUAG, तो
तो उन्होंने सबसे पहले इसके लिए जो शब्द रखे इस समुच्च के लिए वो जेहलिन ही रखे। क्या रखे? जेहलिन, यानी उसका पहला अक्षर जेड रखे। फिर जब बाद में जब गणित का आगे विकास हुआ तब इंटरनेशनल लेवल पर आया तो उसके बदले मतलब जेड को यानी पूर्णांकों के समुच्च को आई से भी सूचित किया गया। क्लियर है? तो आई या जेड का मतलब हुआ कि माइनस वाली संख्या भी, जीरो भी और प्लस वाली संख्या भी, इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए इसी में थोड़ा सा ये कर देता है क्या, तो जेड या आई का मतलब देखिए सारा का सारा पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन यदि आपको लिख दिया जेड प्लस या आई प्लस तो इसका मतलब ये प्लस बताता सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है? सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्च, सभी धनात्मक, चूंकि प्लस लगा हुआ है, पूर्णांकों का समुच्च। तो बताइए सभी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हुआ? देखिए धनात्मक पूर्णांक यहां से होगा, जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो धनात्मक की बात कर रहा है तो सिर्फ प्लस वाला ही होगा। मतलब अतः जेड प्लस या आई प्लस का मतलब क्या हुआ? तो सिर्फ धनात्मक, जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसका मतलब जीरो ना प्लस की तरफ जाएगा ना माइनस, तो है क्या? जीरो न्यूट्रल है, उदासीन है, उदासीन है जीरो, यानी न्यूट्रल है। ये कहता है कि भाई नहीं आप ना मैं आपकी तरफ जाऊंगा ना उसकी तरफ, ना माइनस वाले की तरफ जाऊंगा ना प्लस वाले की तरफ, मैं बीचों बीच रहूंगा। तो जेड प्लस या आई प्लस का मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्च, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, और ये वास्तव में क्या है? तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च है। देखिए आप, तो हम लोग इसको n भी लिख सकते हैं, n का मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च। इसका मतलब अगर आप z प्लस या i प्लस को n लिख देते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ गए? अब इसी में z माइनस या i माइनस देगा तो सिर्फ ऋणात्मक होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसी में वो दे देगा कि z माइनस या i माइनस, ठीक है, क्या होगा? z माइनस या i माइनस, तो अब सिर्फ माइनस वाला आएगा तो हो जाएगा सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्च, पूर्णांकों का समुच्च। तो सभी ऋणात्मक पूर्णांक अब क्या होंगे? तो z माइनस या i माइनस का मतलब हो गया आपका माइनस वाला, सिर्फ ये, क्योंकि जीरो ना प्लस है ना माइनस है, तो माइनस में भी जीरो नहीं आएगा, तो सिर्फ माइनस वाला, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह ये चलता रहेगा। क्लियर है? अब उसके बाद क्या आता है आपका? क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याओं का समुच्च। आगे देखते हैं, ये सब स्पेशल है, आप इसी में यूज कर सकते हैं। जैसे जेड माइनस या आई माइनस का सिर्फ इसी में कर सकते हैं, दूसरा जगह यूज नहीं करना है, इसलिए आपका स्पेशल नोटेशंस है ये सभी। ठीक है? अब देखिए फिर आपका है क्यू का मतलब होता है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्च, परिमेय संख्याओं का समुच्च, संख्याओं का समुच्च। ठीक है? तो इसका मतलब है कि Q बराबर, अब देखिए अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च को हम आराम से 1 2 3 4 लिख सकते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्याओं के समुच्च को भी आराम से लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, पूर्णांकों 0 +-1 +-2 ये चलेगा, लेकिन परिमेय संख्या में हम उसके सारे अवयवों को नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम लोग इसमें संकेत का यूज करेंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप का है। ठीक है? उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब P/Q के बारे में हम लिखने जा रहे हैं, मतलब ये चिन्ह बताता है कि हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि P और Q क्या है आपका, यानी इस चिन्ह का मतलब आपने P/Q के रूप में लिखा कोई संख्या और परिमेय संख्या उसी रूप में होता है, फिर इस चिन्ह का मतलब इसके बारे में आप बताने जा रहे हैं कि P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक है, और तथा आपका Q जो है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जब 0 होगा, जैसे 5/0, इसका ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित यानी ये मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस यानी अर्थहीन होता है, मतलब हमारे गणितज्ञ अभी तक इसका कोई हल नहीं ढूंढ पाए हैं। ठीक है? अभी तक इसका कोई हल नहीं ढूंढ पाए, इसका कोई मतलब नहीं निकाल पाए, इसलिए हम लोग अभी तक इसको क्या पढ़ेंगे? अपरिभाषित। तो याद रखना नीचे कभी 0 नहीं होगा। समझ गए? अब Q में तो प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा, लेकिन हम यदि Q प्लस कर दिए तो इसका मतलब वह सभी धनात्मक, क्या होगा? सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्च, परिमेय संख्याओं का समुच्च। समझ गए? ठीक है? उसी तरह यदि हम Q माइनस लिखते हैं तो सभी ऋणात्मक, फिर इसमें ना 0 आएगा ना इसमें, क्योंकि 0 भी परिमेय संख्या है, 0 ना इसमें आएगा ना इसमें, क्योंकि 0 ना प्लस है ना माइनस, क्या है? वो उदासीन है। तो सभी, इसका मतलब हुआ सभी ऋणात्मक, सभी
ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है, समझ गए। अब एक जो लास्ट होता है वो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आर का मतलब होता है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या के अंदर आपका परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। ठीक है, जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो भी होता है, और जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो भी होता है। इसके अंदर कौन कौन आएगा, √2, √3, √5, √7, मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सभी संख्याएं आएगा उसके अंदर। और इसके अंदर कौन आएगा, तो इसके अंदर सब आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, इसके अंदर सब आ जाएगा, दशमलव वाला भी बटा वाला भी ना आ जाएगा। लेकिन जब रूट के अंदर, अच्छा दशमलव वाला भी आप लोग परिमेय में पढ़े होंगे कि इसका कैसा दशमलव प्रसार होता है, तो दशमलव का मतलब हुआ कि जो परिमेय संख्या हो। क्लियर है। अब देखिए, अब ये भी दो तरह का होता है, प्लस में और माइनस में। तो हम लोग लिखेंगे जैसे R प्लस का मतलब हुआ सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्लस वाला। फिर इसमें जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो प्लस में नहीं होता है। R माइनस का मतलब हुआ सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये सभी जो हैं स्पेशल संकेत हैं, सिंबल हैं स्पेशल समुच्चय के लिए। सब जगह हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा n था सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, w था सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, z या i था सभी पूर्णांकों का समुच्चय। फिर हम लोगों ने z या i के ऊपर प्लस डाल के देखा, मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। फिर z माइनस या i माइनस करके देखा, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। फिर हमारा आगे हुआ कि q का मतलब सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा आगे Q प्लस मतलब सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, Q माइनस सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर R सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, R प्लस का मतलब सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और R माइनस का मतलब सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें पढ़ी, एक एप्सिलॉन के बारे में, एप्सिलॉन नॉट के बारे में, और दूसरा जो स्पेशल संकेत सिंबल होता है स्पेशल समुच्चय के लिए, वो हम लोगों ने देखा। आगे की वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।